हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अनलॉक जीएस एकेडमी। आज हम यूपीएससी 2024 मेंस के लिए मेंस आंसर अप्रोच यानी कि मास सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। इस बार इस सीरीज में हम यूपीएससी मेंस के सिलेबस को हम कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करेंगे। आज के सेशन में हम 3 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन रहेगा मॉडर्न इंडिया सेक्शन से, एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी सेक्शन से, एक क्वेश्चन हम जीएस पेपर 1 के सोसाइटी सेक्शन से डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीक फर्स्ट का फर्स्ट सेशन। और ये जो क्वेश्चन है आपका जीएस पेपर 1 के सोसाइटी सेक्शन से है, जिसके अंतर्गत आपसे ये पूछा गया है कि भारत की आबादी की बढ़ती उम्र से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों और उनकी विशिष्ट स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक नए स्वास्थ्य बीमा मॉडल की आवश्यकता का इसके अंतर्गत विश्लेषण कीजिए। तो इस क्वेश्चन में आपको जो भारत की बढ़ती हुई वृद्ध आबादी है उसके समक्ष आने वाली चुनौतियों के बारे में डिस्कस करना है, साथ ही साथ उन चुनौतियों से संबंधित रोड मैप प्रस्तुत करना है जिससे कि उन चुनौतियों का समाधान किया जा सके। और इसमें आपको ये भी डिस्कस करना है कि क्या इसके अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा मॉडल की आवश्यकता है जो कि उन चुनौतियों का समाधान कर सकता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की हमारी वही अप्रोच रहेगी। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन से इसकी शुरुआत करेंगे, देन हम इसकी संरचना या बॉडी का निर्माण करेंगे, फिर अंत में निष्कर्ष के साथ इस क्वेश्चन को एंड करेंगे। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन के बारे में, तो जो वर्तमान में भारत की जो अधिकांश आबादी है वह युवा है, यानी कि हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की स्थिति में है। और हालांकि अगर हम बात करें तो ये जो आबादी का एक बड़ा हिस्सा है जो कि आज युवा है, उसका एक बड़ा हिस्सा 2050 तक वृद्ध हो जाएगा। इसके लिए हमें अधिक भविष्योन्मुख नीतियों की आवश्यकता है जो वृद्धावस्था देखभाल, जनसंख्या गतिशीलता, शिक्षा और कौशल विकास, स्वास्थ्य देखभाल और लिंग संवेदनशीलता को ध्यान में रखें। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी कि यूएन पॉपुलेशन फंड के द्वारा अभी एक इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 जारी की है। इसके साथ ही अगर हम बात करें इस रिपोर्ट के निष्कर्ष के बारे में, तो जो बुजुर्ग जनसंख्या वृद्धि लगातार बढ़ रही है, जो 80 प्लस आयु वर्ग वाले जो लोग हैं उनकी जनसंख्या 2022 से 2050 तक 279% बढ़ने का अनुमान इस रिपोर्ट में लगाया गया है। इसके साथ ही 2046 तक बुजुर्गों की जो आबादी है बच्चों की आबादी से बढ़ जाएगी। इसके साथ ही जो बुजुर्गों की आबादी में जो हिस्सेदारी है वह 20% कुल आबादी का हो जाएगी 2050 तक, जो कि अभी इनका जो परसेंटेज है वह 10% है कुल आबादी का। इसके साथ ही बुजुर्गों में जो गरीबी है 40% से अधिक जो बुजुर्ग हैं सबसे गरीब संपत्ति वर्ग में आते हैं, और लगभग जो 18% है अधिक के पास कोई आय इसके अंतर्गत नहीं है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो बुजुर्गों में लिंग अनुपात में वृद्धि की, तो जो पुरुषों की तुलना में जो महिलाएं हैं वे लंबे समय तक जीती हैं, तो जो बुजुर्गों के अंतर्गत जो लिंगानुपात है वह ज्यादा इसके अंतर्गत होता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें जनसांख्यिकी संक्रमण में चुनौतियों की, तो जो बुजुर्ग आबादी में महत्वपूर्ण अंतरराज्यीय विविधताएं जनसांख्यिकी संक्रमण के विभिन्न चरणों को इसके अंतर्गत दर्शाती है। इसके साथ ही इस रिपोर्ट के अंतर्गत कुछ अनुशंसाएं भी की गई हैं, जिसमें रिपोर्ट में यह कहा गया है कि जो बुजुर्ग आबादी के नारीकरण, ग्रामीणीकरण को संबोधित करने, साथ ही साथ वृद्ध व्यक्तियों में संबंधित योजनाओं के बारे में जागरूकता को बढ़ाना, इसके अंतर्गत इस तरीके के सुझाव इस रिपोर्ट में दिए गए हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें जो हमारी बुजुर्ग आबादी है उससे जुड़े हुए मुद्दों के बारे में, तो इसमें उम्र बढ़ने का स्त्रीकरण एक सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जो बुजुर्गों का लिंगानुपात है 1971 में ये 938 था, जो कि 2011 में बढ़कर 1033 हो गया, और ऐसा अनुमान है कि ये 2026 तक लगभग 1060 तक पहुंच जाएगा। ऐसे में हमें वृद्ध महिलाओं से संबंधित जो विशेष जरूरत है उसको नीति में ध्यान रखते हुए हमें उसमें शामिल करने की आवश्यकता है। इसके साथ ही इनसे जुड़ा हुआ जो दूसरा मुद्दा है वह है इनका वित्तीय मुद्दा, क्योंकि ये सेवानिवृत्त हो जाते हैं और बुनियादी आवश्यकताओं के लिए इनको अपने बच्चों पर निर्भर करना पड़ता है, और बुढ़ापे में इनको कई सारी बीमारियां घेर लेती हैं, जिसके कारण से इलाज पर इनका आउट ऑफ पॉकेट खर्चा इसके अंतर्गत हो जाता है। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में जो कामकाजी युवाओं का प्रवासन जो होता है, माइग्रेशन होता है गांव से शहर के बीच में, तो इससे बुजुर्गों पर नकारात्मक प्रभाव इसके अंतर्गत पड़ता है। इसके अलावा इनका जो तीसरा मुद्दा है वह स्वास्थ्य संबंधी मुद्दा, क्योंकि जो वृद्धावस्था में बुजुर्गों में विकलांगता, अंधापन, लोकोमीटर इसके अंतर्गत विकलांगता, बहरापन जैसी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना इनको करना पड़ता है। इसके अलावा बुढ़ापा व न्यूरोसिस से उत्पन्न होने वाली मानसिक बीमारी भी इनको हो सकती है, और जो ग्रामीण क्षेत्र के अस्पताल हैं वे इतने सक्षम नहीं है कि इनको स्वास्थ्य सुविधाएं प्रोवाइड करवा सके। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसके अन्य मुद्दे की, तो सामाजिक मुद्दे भी इसके अंतर्गत हैं, क्योंकि जो औद्योगिकरण हुआ है, शहरीकरण, तकनीकी और तकनीकी परिवर्तन से शिक्षा और वैश्वीकरण के प्रभाव में समाज में परिवर्तन तीव्र गति से हो रहे हैं।
जिसके कारण से इसमें जो इंटरजनरेशनल जो गैप आ जाता है, यानी कि जो अंतर पीढ़ीगत जो संबंध हैं वे कमजोर हो रहे हैं, जिससे बुजुर्गों में शक्तिहीनता, अकेलेपन और अलगाव की भावना इसके अंतर्गत बढ़ती जा रही है। तो ये हमने बात की भारत में बुजुर्गों से जुड़े हुए मुद्दों के बारे में। इसके साथ ही अगर हम बात करें इन मुद्दों से निपटने के लिए रोड मैप के बारे में, तो इसमें बुजुर्गों की जो मानसिक पेंशन है उसको बढ़ाकर 2,000 रुपए प्रति माह तक कर दिया जाना चाहिए। साथ ही साथ जो प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है उसमें वृद्धों, विशेषकर वृद्ध गरीबों को आवास की सुविधा प्राथमिकता के साथ दी जानी चाहिए। इसके साथ ही जो निर्धन बुजुर्गों के लिए उम्र संबंधित जो समस्याएं हो जाती हैं उसके लिए उनको सहायक जीवन सुविधाओं यानी कि असिस्टेड लिविंग फैसिलिटीज की आवश्यकता होती है। तो नीति के अंतर्गत इसको शामिल करके उनको ये प्रोवाइड करवाना चाहिए। साथ ही साथ उनको अधिक कर लाभ दिया जा सकता है, जैसे कि वरिष्ठ नागरिक हैं उनके लिए जो जमा ब्याज है उस कर को इसके अंतर्गत हटाया जा सकता है। इसके साथ ही जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर वृद्धावस्था देखभाल, स्वास्थ्य बुनियादी जो ढांचे हैं उसको इंक्रीज किया जा सकता है। और जो पंचायत स्तर पर पुस्तकालय, क्लब और अन्य मनोरंजन जो सुविधाएं हैं उसको प्रदान की जा सकती है, जिससे ग्राम स्तर पर जो वृद्धजन है उनके योगदान की भी उसमें सराहना की जा सकती है पंचायत स्तर पर, जिससे कि उनके जीवन में एप्रिसिएशन बढ़ेगा और उनका जो जीवन है वह एक तरीके से उत्साहपूर्ण रूप से आगे बढ़ सकेगा। तो ये बात की हमने उनके देखभाल के लिए रोड मैप की। इसके साथ ही अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के निष्कर्ष के बारे में, तो जो सामाजिक सुरक्षा है यानी कि जो सोशल सिक्योरिटी व केंद्र एवं राज्य की समवर्ती जिम्मेदारी है। इसके साथ ही जो हमारे भारत के संविधान के जो अनुच्छेद 41 है जो कि विशेष रूप से, और जो अनुच्छेद 46 है जो कि सामान्य रूप से वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण की ये बात करता है। और ये जो दोनों आर्टिकल हैं वे डीपीएसपी के अंतर्गत आते हैं, जो कि एक तरीके से राज्य पर जिम्मेदारी तय करते हैं कि वे वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए कार्य करेंगे। इसके साथ ही इस संबंध में राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक नीति 2011 भी तैयार की गई है। और अगर हम बात करें वृद्ध व्यक्तियों के कल्याण के लिए, तो हमें पहले से मौजूद जो पारंपरिक सामाजिक संस्थान जैसे कि रिश्तेदारी यानी कि काइंडशिप, सामुदायिक बंधन एवं भागीदारी को पुनर्जीवित करने पर ध्यान देने की जरूरत है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया जीएस पेपर 1 के सोसाइटी सेक्शन से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जीएस पेपर 1 के ज्योग्राफी सेक्शन से, जिसके अंतर्गत आपसे ये पूछा गया है कि भारत के लिए मानसून के महत्व पर प्रकाश डालें और साल दर साल जो भारतीय मानसून में होने वाले बदलाव का विवरण दें। वैश्विक जलवायु की अनिश्चितताओं के विरुद्ध भारतीय किसानों के लिए हर मौसम के लिए बीमा की आवश्यकता पर भी चर्चा कीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको 250 शब्दों में देना है, जिसमें आपको भारत के लिए मानसून के महत्व के बारे में बताना है और साल दर साल जो इसमें परिवर्तन आ रहा है उसके बारे में भी आपको चर्चा करना है। इसके साथ ही जो हमारे भारतीय किसानों पर जो मानसून का इफेक्ट पड़ता है उसके लिए क्या उनको बीमा की आवश्यकता पर भी आपको चर्चा इसके अंतर्गत करनी है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की हमारी वही अप्रोच रहेगी। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, तो जो मानसून होता है ये मौसमी हवाएं होती हैं तो मौसम परिवर्तन के साथ अपनी दिशा को ये बदल देती है। और ये मौसमी हवाओं की एक दोहरी प्रणाली होती है। अगर हम बात करें इसमें गर्मियों की, तो इनके जो गमन होता है वह समुद्र से भूमि की ओर होता है, क्योंकि जो वायु होती है हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर गमन करती है। और इसमें जो हाई प्रेशर और जो लो प्रेशर डेवलप होते हैं वह इसके अंतर्गत वाटर और जो भूमि के बीच में जो स्पेसिफिक हीट का जो डिफरेंस होता है उसके कारण से ये हाई प्रेशर और लो प्रेशर जनरेट होते हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें सर्दियों में, तो इसमें जो वायु का गमन होता है वह भूमि से समुद्र की ओर होता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें जो मानसून है वह भारतीय उपमहाद्वीप, दक्षिण पूर्वी एशिया और मध्य पश्चिमी अफ्रीका के कुछ हिस्सों आदि के लिए काफी ज्यादा विशिष्ट है। इसके साथ ही जो भारतीय मानसून है बहुत बड़े पैमाने पर कन्वेक्शन सेल का निर्माण करता है और वह आपतित या द्वितीयक हवाएं हैं जो हवा की दिशा में मौसमी उलटफेर इसके अंतर्गत करती रहती है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग की जा सकती है। इसके बाद अगर हम बात करें भारत के मानसून में मौसमी बदलाव की, तो इसमें सबसे पहले है ग्रीष्मकालीन मानसून और ये जून से सितंबर माह तक प्रभावित होता है। उसका जो प्रवाह होता है वह समुद्र से भूमि की ओर होता है, क्योंकि यहाँ पर जो समुद्र में लो टेम्परेचर के कारण हाई प्रेशर जनरेट हो जाता है, जबकि भूमि पर हाई टेम्परेचर के कारण निम्न दाब इसके अंतर्गत जनरेट हो जाता है। और जो वायु होती है हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर गमन करती है और ये भारत के बहुत बड़े क्षेत्र में वर्षा लाती है। और जब ये भारत के दक्षिणी तट पर टकराता है तो ये दो ब्रांचों में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि एक होती है बंगाल की खाड़ी की शाखा और दूसरी होती है अरब सागर की शाखा।
इसके साथ ही अगर हम बात करें शीतकालीन मानसून की, तो ये दिसंबर से फरवरी माह तक प्रवाहित होता है। उसका जो प्रवाह होता है भूमि से समुद्र की ओर होता है, क्योंकि भूमि के अंतर्गत लो टेम्परेचर के कारण उच्च दाब जनरेट हो जाता है और जो समुद्र के अंतर्गत हाई टेम्परेचर के कारण लो प्रेशर जनरेट हो जाता है। तो इसके कारण से इसका जो प्रवाह होता है भूमि से समुद्र की ओर होता है। इसके अलावा ये काफी कम वर्षा लेके आती है, और जब मानसून का निवर्तमान होता है यानी कि रीट्रीटमेंट ऑफ द मानसून होता है, तो ये केवल तमिलनाडु के तट पर शीत ऋतु में ये वर्षा करती है, और इसकी केवल एक ब्रांच इसके अंतर्गत देखी जाती है। तो इस तरीके से भारत के मानसून में मौसमी बदलाव होता है। इसके बाद अगर हम बात करें भारतीय मानसून का भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्व की, तो भारत की जो कृषि पर निर्भर अर्थव्यवस्था के लिए मानसून काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये देश में कृषि उद्योग और घरों के लिए आवश्यक जल आपूर्ति और उसका भी महत्वपूर्ण स्रोत ये जनरेट करता है। इसके साथ ही भारत में वर्षा का लगभग 70% मानसून से प्राप्त किया जाता है, और इससे चावल, दालें या सोयाबीन जैसी कई सारी जो खरीफ फसलें हैं उससे ये प्रभावित होती हैं। इसके साथ ही ये रबी की फसलों के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो मानसून का भूजल और जलाशयों पर भी प्रभाव पड़ता है, जो रबी की फसलों की सिंचाई के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो जब देश में बम्पर कृषि उत्पादन होता है तो खाद्य कीमतों पर नियंत्रण आता है, जिससे मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन भी नियंत्रित रहती है। इसके साथ ही इसमें उपभोक्ता वस्तुओं की मांग के साथ ग्रामीण आय भी बढ़ती है, जिससे संपूर्ण आर्थिक गतिविधि में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलता है। इसके साथ ही मानसून की जो बारिश जलाशयों और भूजलों को भी भर देती है, जिससे सिंचाई में सुधार और जल विद्युत के उत्पादन में भी इसके अंतर्गत वृद्धि होती है। इसके साथ ही इसमें अच्छा मानसून होने के कारण सिंचाई के लिए पानी पंप करने में इस्तेमाल करने वाली सब्सिडी वाले डीजल की कम मांग होती है, जिससे जो सरकारी खर्चा है वह इसके अंतर्गत कम हो जाता है। इसके साथ ही अच्छे मानसून से जो कपास, गन्ना, वनस्पति तेल और जो प्राकृतिक रबर जैसे कच्चे माल हैं उसको उपयोग करने वाले जो उद्योग हैं उससे उनके खर्चे में कमी आती है, जिससे ओवरऑल रूप से जो इन्फ्लेशन है वह इसके अंतर्गत डिक्रीज होती है। इसके साथ ही बैंकों का ऋण मार्जिन इसके अंतर्गत बढ़ जाता है, जिससे बैंकों के जो शेयर हैं उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलती है। इसके साथ ही जो अच्छा मानसून है वह कृषि संबंधी रोजगार को बढ़ाता है, जिससे जो नकदी प्रवाह है गांव के लेवल पर बढ़ता है, जिससे जीडीपी पर हमें पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो ये बात की हमने भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए मानसून के महत्व के बारे में। इसके बाद अगर हम बात करें कि अगर भारतीय अर्थव्यवस्था पर खराब मानसून का क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, तो अगर मानसून में अगर देरी होती है तो उससे आपूर्ति संबंधी समस्याएं पैदा होती है, जो कि खाद्य मुद्रास्फीति यानी कि खाद्य इन्फ्लेशन को बढ़ा देती है। इसके साथ ही जो उच्च खाद्य मुद्रास्फीति होती है ये उच्च ब्याज दरों में बदल जाती है, जिससे उधार लेने की लागत होती है वह इसके अंतर्गत इंक्रीज हो जाती है। इसके साथ ही इसमें सूखे की स्थिति पैदा हो सकती है, जिससे ग्रामीण घरेलू आय प्रभावित होती है, और इससे जो किसान है वह अपना ऋण चुकाने में असक्षम हो जाते हैं, जिससे बैंकों का एनपीए भी बढ़ सकता है। इसके अलावा भूजल स्तर में भी इसमें कमी आती है, जिसका असर कृषि क्षेत्र पर पड़ता है, जो कि आधे से अधिक जनसंख्या को रोजगार देती है। इसके बाद अगर हम बात करें जो फसल की विफलता है किसानों की आत्महत्या का कारण भी बनता है, और जो खराब मानसून से फास्ट मूविंग जो कंज्यूमर गुड्स हैं यानी कि जो एफएमसीजी गुड्स हैं जैसे कि उत्पाद जैसे ट्रैक्टर, दोपहिया वाहन और ग्रामीण आवास की जो मांग है वह इसके अंतर्गत कमजोर हो जाती है, जिसका इम्पैक्ट हमें ओवरऑल जीडीपी पे देखने को मिलता है। इसके साथ ही सरकार को खाद्य का आयात एवं ऋण माफी जैसे कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जिससे सरकार का जो राजकोषीय घाटा है वह इसके अंतर्गत इंक्रीज हो जाता है। इसके साथ ही बैंकों को जो नुकसान होता है, कर्जदारों को ऋण अनुशासन भी इसके अंतर्गत बिगड़ जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो केरल, कर्नाटक और एमपी और महाराष्ट्र जैसे राज्यों की, तो इनके लिए चुनौतियां और ज्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि इनके पास जो सिंचाई की कम उपलब्धता है और ये मानसून पर ही निर्भर करते हैं, और कम मानसून के कारण इनकी जो सिंचाई की जो उपलब्धता है वह इसके अंतर्गत प्रभावित होती है, जिसका जो ओवरऑल इम्पैक्ट है इनके फसल उत्पादन पर पड़ता है। तो ये बात की हमने खराब मानसून का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव के बारे में। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसके निष्कर्ष के बारे में, तो भारत में जो मानसून है एक बड़ी भूमिका निभाता है और इसके सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक निहितार्थ हैं। इस प्रकार जो मानसून न केवल फसलों को बल्कि देश के सभी उद्योगों को भी प्रभावित करता है, और जो मानसून है उस पर निर्भर अगर हम भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें तो इसमें हमें जलवायु संवेदनशील बजट की आवश्यकता की जरूरत है। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें आधुनिक सिंचाई, नहरों के निर्माण, वनीकरण और भारतीय उद्योगों के विविधीकरण से मानसून पर जो हमारी अत्यधिक निर्भरता है उसको कम किया जा सकता है। इसके साथ ही जो किसान है, विशेषकर छोटी जोत वाले जो किसान है, वह स्थानीय स्तर पर आकस्मिक मौसम स्थिति से संबंधित पूर्व चेतावनी उनको दी जा सकती है, जिसके कारण से वह पहले से ही प्रिपेयर रह सके।
इसके साथ ही जलवायु कृषि स्मार्ट पद्धतियों को विकास किया जा सकता है और जो सूखे के निवारक उपाय जिसमें चावल की बजाय दलहन और तिलहन की खेती इसके अंतर्गत की जा सकती है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया जीएस पेपर 1 के ज्योग्राफी सेक्शन से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जीएस पेपर 1 के मॉडर्न इंडिया सेक्शन से, जिसके अंतर्गत आपसे कहा गया है कि दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के अनुभवों ने उन्हें भारत के स्वतंत्रता संग्राम में नेतृत्वकारी भूमिका के लिए किस प्रकार से तैयार किया। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको 250 शब्दों में देना है, जिसमें आपको यह बताना है कि जो दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के अनुभव थे वह भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने उन रणनीतियों का किस तरीके से इस्तेमाल किया और जो भारत में नेतृत्वकारी भूमिका जो उन्होंने निभाई उसमें दक्षिण अफ्रीका के अनुभवों का क्या योगदान था। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की हमारी वही अप्रोच रहेगी। सबसे पहले अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन के बारे में, तो जो स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले सभी नेताओं में गांधी जी सबसे प्रभावशाली एवं सम्मानीय नेता थे। इसके अलावा गांधी जी 2 दशकों तक विदेश में रहने के बाद ये जनवरी 1915 में भारत लौट आए और इन वर्षों का जो अधिकांश समय था उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में ही बिताया, जहां पे वकील के रूप में गए थे और समय के साथ उस क्षेत्र में भारतीय समुदाय के नेता भी वहां पर ये बन गए थे। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग की जा सकती है। इसके बाद अगर हम बात करें दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के अनुभव के बारे में, तो जो दक्षिण अफ्रीका वह स्थान था जिसने राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में गांधी जी की पहचान बनाई। इसके अलावा गांधी जी 1893 में 24 वर्ष की उम्र में एक स्थानीय व्यापारी के केस से संबंधित वकील के रूप में दक्षिण अफ्रीका गए थे, जहां पर उन्हें नस्लीय भेदभाव की घटनाओं से पीड़ित होना पड़ा, जिसके बाद गांधी जी ने अन्याय के खिलाफ धर्म युद्ध जारी रखा, जिसे उन्होंने जीवन भर जारी रखा। इसके अलावा 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस का गठन किया गया और इसने मूल अफ्रीकियों और भारतीयों के प्रति जो गोरे लोगों के दमनकारी व्यवहार थे उसके खिलाफ अहिंसक विरोध का नेतृत्व इस नटाल इंडियन कांग्रेस के द्वारा किया गया। इसके साथ ही अगर हम बात करें 1899 में बोअर युद्ध में, तो गांधी जी ने 1100 भारतीयों को इकट्ठा किया और अंग्रेजों के लिए एम्बुलेंस कोर का आयोजन उनके द्वारा किया गया, लेकिन भारतीयों पर जो जातीय भेदभाव जो था वह लगातार जारी उसके बाद भी रहा। इसके साथ ही यहाँ गांधी जी ने सत्याग्रह के रूप में जानी जाने वाली उनकी जो फेमस रणनीति है उसका भी प्रयोग उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में ही पहली बार किया था। इसके अलावा जो जॉन रस्किन की जो पुस्तक थी अनटू दिस लास्ट, उस पर गांधी जी को काफी ज्यादा प्रेरित किया। उन्होंने डरबन के पास एक फिनिक्स आश्रम की स्थापना की और जो फिनिक्स आश्रम था वह सत्याग्रह का जन्म स्थान माना जाता है। इसके साथ ही जो गांधी जी के द्वारा टॉलस्टॉय फॉर्म की भी स्थापना की गई, जो गांधी जी का दूसरा शिविर था जहां सत्याग्रह का विरोध के हथियार के रूप में इसको ढाला गया था। इसके साथ ही सितंबर 1906 में गांधी जी ने स्थानीय भारतीयों के खिलाफ जो गठित ट्रांसवाल एशियाई अध्यादेश के विरोध में पहला सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया और जून 1907 में उन्होंने पुनः सत्याग्रह इसके अंतर्गत किया। इसके साथ ही 1909 में उन्हें बॉक्सफोर्ड और प्रिटोरिया में 3 महीने की जेल की सजा सुनाई गई और 1913 में क्या हुआ कि जो ब्रिटिश के द्वारा गैर ईसाई विभाग को वहां पर रद्द कर दिया गया था, तो उसके खिलाफ भी उन्होंने लड़ाई लड़ी। इसके साथ ही अगर हम बात करें, गांधी जी ने भारतीय नाबालिगों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ ट्रांसवाल में एक और शांतिपूर्ण अभियान चलाया। उन्होंने ट्रांसवाल सीमा के पार लगभग 2000 भारतीयों का नेतृत्व भी किया। तो ये सारे अनुभव थे जो कि उनके दक्षिण अफ्रीका में रहे। इसके बाद अगर हम बात करें दक्षिण अफ्रीका की प्रमुख शिक्षाओं के बारे में, तो उन्होंने धर्मों के बीच सद्भाव को बढ़ावा दिया और सबसे पहले ऊंची जाति के भारतीयों को निचली जातियों और महिलाओं के प्रति भेदभावपूर्ण जो व्यवहार था उसके प्रति उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में उनको सचेत किया। इसके अलावा सबसे बड़ी सीख उनकी ये थी कि जो विषम भारतीय समुदायों को उन्होंने वहां पर एकीकरण किया, जिसमें असंतुष्ट व्यापारी और बधुआ मजदूर उसके अंतर्गत शामिल थे। इसके साथ ही अगर हम बात करें उनके दक्षिण अफ्रीका में प्रमुख शिक्षाओं के बारे में, तो उन्होंने धर्मों के बीच सद्भाव को बढ़ावा दिया और सबसे पहले जो ऊंची जातियों के भारतीयों को निचली जातियों और महिलाओं के प्रति जो भेदभावपूर्ण जो व्यवहार था उसके प्रति उन्होंने वहां पर सचेत किया। इसके साथ ही सबसे बड़ी सीख उनकी ये रही कि जो विषम भारतीय समुदायों को उन्होंने वहां पर एकीकरण किया, जिसमें जो असंतुष्ट व्यापारी और बधुआ मजदूर इसके अंतर्गत शामिल थे। इसके अलावा अत्याचार के खिलाफ एक नागरिक हथियार के रूप में जो असहयोग आंदोलन की जो धारणा थी उस पर जो हेनरी डेविड थोरो और लियो टॉलस्टॉय और जॉन रस्किन बॉन्ड ने केवल चर्चा की थी, लेकिन ये गांधी जी ही थे जिन्होंने इसे वास्तविक आकार इसके अंतर्गत दिया। इसके साथ ही उनका जो दूसरा हथियार था यानी कि जो अहिंसा, वह भी दक्षिण अफ्रीका में ही विकसित हुआ था, क्योंकि गांधीवादी जो दर्शन का ये सिद्धांत जैन एवं वैष्णव धर्म से उन्होंने ग्रहण किया था और गांधी जी ने एक ऐसे दर्शन को अपनाया था जो पश्चिमी सभ्यता के मानदंड को अस्वीकार करता था और भारतीयों के अंतर्गत नैतिक सुधार की ये कल्पना करता था।
तो ये सारी प्रमुख शिक्षाएं रहीं जो कि उनको दक्षिण अफ्रीका से मिली, जिसका उपयोग उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में किया। इसके बाद अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के निष्कर्ष के बारे में, तो इसमें जो इतिहासकार चंद्रन देव नैल्सन हैं, उनके द्वारा ये टिप्पणी की गई थी कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा का निर्माण हुआ था। इसके अलावा गांधी जी वहां लगभग 21 वर्षों तक रहे। उनका उनकी राजनीतिक विचारधाराओं, उनके जीवन दर्शन पर काफी ज्यादा प्रभाव पड़ा। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के जो पूर्व अनुभव ने उन्हें भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप जल्दी से ढलने और 1916 के अस्थिर राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाने में मदद की, जिसका परिणाम हमें 1947 में भारत की आजादी के रूप में दिखाई दिया। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया जीएस पेपर 1 के मॉडर्न इंडिया सेक्शन से। इसी तरीके से हम वीक फर्स्ट का सेकंड सेशन लेकर आएंगे, जिसके अंतर्गत हम जीएस पेपर 2 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसकी जो हैंड रिटन नोट्स की जो पीडीएफ है आपको हमारे इस टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। इसके साथ ही आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए आप इन क्वेश्चंस के आंसर लिखकर इसको कमेंट सेक्शन में पेस्ट कर सकते हैं, जिसका हम आपको एवेल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। प्लीज स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब द अनलॉक जीएस एकेडमी। थैंक यू।